लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिका ठाकुर मेरे सहयोगी मीनांकल के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सुखमय बजट आया, उसके बाद बहुत सी बातें बजट को लेकर हुई, लेकिन विपक्ष यहां पर इस बजट में कोई बड़ी कमी निकालने में भी असमर्थ होता हुआ नजर आया। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बजट सुनने में पढ़ने में तो बहुत सुखमय है, लेकिन धरातल पर इम्प्लीमेंटेशंस किस तरह से होंगी, इस विषय पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार गोकुल बुटेल जी जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे हर एक विषय पर। सबसे पहले जिला कांगड़ा की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिला कांगड़ा को मंत्री तो नहीं मिल पाए जिस तरह से मांग थी, लेकिन बजट में बार बार जिला कांगड़ा का जब जिक्र हुआ तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल करने में आपकी सरकार जो है, मुझे लगता है वो कामयाब हो गई। शालिका जी, मुझे लगता है कि पहले तो मुख्यमंत्री खुद ही बोलते हैं कि मैं ज़िला कांगड़ा से हूँ, तो जी। कांगड़ा ज़िला को मुख्यमंत्री मिला है। नदौन अब हमीरपुर हम बोल सकते हैं, मगर ये कांगड़ा का ही हिस्सा रहा है। और बाउंड्री जो है वो दरिया के पार नदौन है, दरिया के पार ही कांगड़ा है। मुख्यमंत्री जी की अपनी वाइफ परागपुर जसवा साइड से हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बोलते हैं कि मंत्री नहीं है, मैं पिछली सरकारों में बहुत बार कांगड़ा से 5 मंत्री भी रहे, 6 मंत्री भी रहे, 3-4 मंत्री भी रहे। कांगड़ा ने हमेशा विरुद्ध वोट किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जनता का पैमाना ये है कि मंत्री कितने बन रहे हैं, संतरी कितने बन रहे हैं। जनता चाहती है काम। अगर कांगड़ा की डेवलपमेंट होगी तो कांगड़ा के लोग जो हैं वो कांग्रेस का साथ देंगे, इस सरकार का साथ देंगे। अगर डेवलपमेंट नहीं होगी, अगर आप 6 भी मंत्री बना दीजिए कांगड़ा से, पूरी कैबिनेट कांगड़ा से ले लीजिए, उसका कोई पैमाने नहीं है। तो ये जो बजट है पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है, और ख़ासकर कांगड़ा ज़िले के लिए इस बजट में बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं, और घोषणाओं के साथ साथ बजट भी दे दिया गया है। बजट जब देते हैं, बजट का मतलब ये होता है कि हम बजट एलोकेट कर रहे हैं। तो कांगड़ा की, चाहे वो टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात हो कांगड़ा में, चाहे वो कांगड़ा में हमारा एयरपोर्ट का विस्तार करने की बात हो, इसके लिए बजट में प्रोविजंस कर दिए गए हैं और पैसे इस साल एलोकेट कर दिए गए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी जो हमारी सारा प्रशासन है, सरकार है, इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती है कि कैसे ये जो बजट किया है इसको मैक्सिमाइज़ किया जाए, और ये जो बजट है ये पूरा का पूरा जो है इस चीज़ के लिए लगे भी। जी। टूरिज्म की अगर दृष्टि से हम कहें तो जिला कांगड़ा में अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल वेस पर हम देखें या फिर घूमने फिरने के लिए देखें। तो टूरिज्म कैपिटल तो स्थापित करने की बात कह दी, लेकिन टूरिज्म टूरिस्ट आएगा कैसे? वो आएगा बाय रोड आएगा, और सड़कों की हालत आप सब मुझसे, मुझे लगता है ज़्यादा आप ट्रैवल करते हैं, आपको ज़्यादा पता है कि हालत बहुत ख़राब है। शालिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी कोई भी आदमी अगर यहाँ से कांगड़ा से, धर्मशाला से, पालमपुर से अगर चंडीगढ़ जाएगा, वो देखेगा पूरे रोड खुद गए हैं। जी। और 100 से 200 आदमी जो है नेशनल हाईवे के काम पे लगे हुए हैं। 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी का स्वयं फ़ोन मुख्यमंत्री जी को आया, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। 1,000 करोड़ से ऊपर का मुआवजा जो है वो 1 महीने में दे दिया गया। जब एनएच बनता है तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोगों को, जिनको मुआवजा बनना है, जिनका विस्थापन होना है, उनको मुआवजा दिया जाए। ये डीसी के ऊपर रोल होता है। और फॉरेस्ट क्लियरेंसेज जो होती हैं, जो क्लियरेंसेज हैं बाकी, जहाँ पेड़ कटने हैं, सरकारी ज़मीन है, उसको ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। तो पिछले जो हमारे एनएच था, मैं आपको बताता हूँ, जब से माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की है, 8 मीटिंग है वो एनएच के साथ कर चुके हैं। 27 को 9वीं मीटिंग है। हर बार एनएचएआई के मेंबर, एनएचएआई के जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं और जो स्टेट हेड हैं वो बैठ रहे हैं, और वो भी हमें बोल रहे हैं कि हमने बाकी स्टेटों में काम किया, ऐसा कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री जी खुद चेयर कर रहे हैं इन मीटिंग्स को और खुद इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी। फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए एक नोडल पीसीसीएफ को लगाया है कि आप 7 दिन के अंदर फॉरेस्ट की क्लियरेंस ला के देंगे। तो आप धरताल पे भी काम देख सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। और ये कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों में जो पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे है, चाहे हमारा मटौर शिमला नेशनल हाईवे है, जो कांगड़ा को 2 हाईवेज, मैं इन दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ, आप कांगड़ा की बात कर रहे हैं, जी। तो ये दोनों हाईवे जो बन के कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आपके जो चैनल को देख रहे हैं, ये ग्रीन हाईवेज बनने जा रहे हैं। ग्रीन हाईवेज इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ग्रीन बजट था। इनकी एक, मुख्यमंत्री जी की एक विजन है कि हिमाचल लोग आते हैं, हिमाचल के जो वासी हैं वो साफ़ हवा के लिए, साफ़ वातावरण के लिए दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, गुजरात के लोग यहाँ आते हैं, और हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना है। बिल्कुल। आगे पोल्यूशन से, चाहे वो गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री का पोल्यूशन हो, तो मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हम ग्रीन स्टेट की तरफ एक पहल उठाएं,
ताकि इससे जो ये डीजल है और नॉन रिन्यूएबल जैसे हम कहते हैं इनकी, क्योंकि ये पूरी उम्र तक तो डीजल नहीं बचेगा, हम ज़मीन के अंदर से पेट्रोल को निकाल रहे हैं, डीजल को निकाल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से ख़त्म हो जाएंगे। तो हिमाचल देश की पहली ग्रीन स्टेट बने। ये जो हाईवेज़ हैं ये ग्रीन हाईवेज़ होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंश्योर किया है कि 2.5 मीटर का जो बीच का डिवाइडर हो उसको प्लांटेशन के लिए रखा जाए। बहुत बड़ा होता है 2.5 मीटर। और पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब किया जाएगा, तो इनको ग्रीन हाईवेज बनाया जाएगा। मैं एक और आपके माध्यम से बात बता दूं कि हमारा जो पठानकोट से मंडी का जो नेशनल हाईवे था, इसे परौर, पालमपुर के पास जो परौर है वहाँ तक 4 लेन, और पिछले 2 सालों में इसको बाद में 2 लेन कर दिया गया। और 2 लेन होने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया कि इसको 2 लेन कर दिया गया है, वो माननीय नितिन गडकरी जी से मिले और उन्होंने बहुत इसमें ऑब्जेक्शन जाहिर करी कि एक बार पहाड़ कटेगा, आप बार बार फिर चौड़ाई के लिए पहाड़ कैसे काटेंगे, लैंड एक्विजिशन एक बार होना है, बार बार कैसे करेंगे। तो ये पूरी एक्सरसाइज जब स्टेट कर रहा है तो इसको 4 लेन कर दिया जाए। और इसमें भारत सरकार के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार को माना और दोबारा से जो पठानकोट से मंडी है उसको पूरा 4 लेन पर और के आगे भी 4 लेन कर दिया गया है। तो इनके जो हाईवेज हैं, एक सड़क मार्ग, इसके आपकी बात जो आपकी है कि जब ये हाईवेज बन जाएंगे, अभी लगभग 200 किलोमीटर मंडी से लेके पठानकोट का सफ़र है, ये सफ़र 150 किलोमीटर हो जाएगा। और एवरेज जो स्पीड है इसकी वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो एवरेज स्पीड है 4 लेनिंग की वो होगी। तो पठानकोट से जो मंडी का सफ़र है, ये जो लगभग अभी आदमी को मंडी पहुंचते पहुंचते 5.5 से 6 घंटे लगते हैं पठानकोट से, ये आधा हो जाएगा। ये 3-3.5 घंटे के अंदर जो पठानकोट से मंडी का सफ़र ये हो जाएगा। और ये एक रोड हमारी संजीवनी है, पहाड़ी हम राज्य हैं, रोड हमारी संजीवनी है। जी, एक और विषय यहाँ पर आपकी बातों से निकलकर सामने आता है, जैसे कि बजट, मैंने पहले भी कहा कि सुनने में, पढ़ने में बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो रेवेन्यू आएगा, जो बजट आएंगे, जब सरकार आई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार हमें कर्ज में छोड़कर चली गई है। हालांकि ये आदान प्रदान सरकारों के समय से होता रहा है, कर्ज लेते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना मुश्किल और कितना आसान यहाँ पर होगा कि एक रेवेन्यू जनरेट करके किसी भी तरह की, फिर आगे चल के 5 साल बाद फिर से हिमाचल खुद को कर्ज में डूबा हुआ महसूस ना करे। शालिका जी, आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, हमारे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स भी युवा हैं। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, पहली बार बजट में रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हुई कि फंड कहाँ से आएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई हमारी स्टेट की ओनरशिप नहीं लेता है। 70 लाख आबादी का ये प्रदेश है, 70 से 80 लाख, और इतने 1000 करोड़ लगभग हिमाचल प्रदेश पे ऋण है जी। तो इसकी कोई बात नहीं करता है। हम नई सरकारें आती हैं, लोन लेती हैं, आगे चलती रहती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उससे सरकार की मंशा का पता लगता है। हर बार जो एक शराब के ठेके हैं, जो लिकर है, ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। तो हर बार क्या होता था, आपको अगर शराब का एक ठेका मिला है तो ये जो लिकर लॉबी होती थी, ये कहती थी कि 10% इजाफा कर दो और हमें ही वापस दे दो। और ये सरकारें करती आई हैं। पिछली जयराम जी की सरकार ने यही किया है कि इनको नीलामी होने से कई बार इसको रोका गया और कई बार उन्हीं आदमियों को वापस आवंटित कर दिया गया। इस बार 40 से 45% जो है वो ठेकों का जो अब नीलामी हुई, उसमें 550 करोड़ से अधिक रेवेन्यू सरकार को आया। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार की मंशा के बारे में, कि सरकार की मंशा क्या है। तो सरकार, ये जो पूरा बजट है, ये पूरा इस पे बेस्ड है कि रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन कैसी की जाए, आमदनी के साधन कहाँ से बढ़ाए जाएं। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस कैपिटल बनाने की बात हो रही है, किस लिए हो रही है? ये इसीलिए हो रही है, देखिए, जब टूरिस्ट बाहर से आएगा, टूरिस्ट आके पैसा खर्चेगा, उससे एक जीएसटी देगा, जीएसटी भारत सरकार को भी जाएगा। जितने होटल यहाँ बनेंगे, जितने उद्योग यहाँ बनेंगे, तो उससे क्या होगा, जितने लोग आएंगे वो खर्चा करेंगे, जब वो खर्चा करेंगे तो उस पर जाहिर सी तौर है टैक्स भी बढ़ेगा। तो ये सस्टेनेबल वेज हैं कि कैसे इससे बढ़ाया जाए। और पहली बार बजट में, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज जनरेशन की बात की गई है, और मैं मानता हूँ ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। जी सर, अंतिम सवाल मेरा हिमाचल प्रदेश के ही संदर्भ में आपसे रहेगा कि बुनियाद, अगर हम कह सकते हैं एक मजबूत हिमाचल की कुछ है, तो वो है अच्छी शिक्षा।
और अच्छी शिक्षा की जब बात करते हैं तो 5वीं तक की क्लास पर एक अध्यापक है, इस तरह का जो है चलन यहाँ पर देखने को पिछले कई सालों से मिल रहा है। शिक्षा भी बच्चों को उस स्तर की नहीं मिल पा रही है। हालांकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की मैं बात करूं तो उनका स्तर अच्छा है, लेकिन प्राइमरी जो बेस है तो इस तरह से कुछ आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि शिक्षा बेहतर हो सके। और बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पर्सन भी होंगे जिनके खुद बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, बहुत ऐसे ऑफिशियल्स होंगे जिनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, इवन टीचर जो पढ़ाते हैं वहां पर उनके बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो यानी कि कमी तो है। तो इस कमी पर मुझे लगता है कि किस तरह से काम किया जाएगा। शालिका जी देखिए, जितनी भी हमारी भी चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों, आज तक हमने हमेशा क्वांटिटी पे फोकस किया, गुणवत्ता शिक्षा पे कोई नहीं किया कि क्वालिटी पे इम्प्रूव किया जाए। पहले ज़माने में रोड नहीं होते थे तो लोगों को हर गांव में 2-2 स्कूलों की भी ज़रूरत पड़ती थी। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने पहल की है कि शिक्षा की गुणवत्ता पे जो है वो ध्यान दिया जाए, इसीलिए राजीव गांधी मॉडल स्कूल जो हैं वो प्रस्तावित किए गए हैं। ये जो मॉडल स्कूल हैं ये 100 कनाल पे लगभग एक स्कूल बनेगा, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर प्लेग्राउंड, नर्सरी का अलग विंग, सब कुछ बनेगा। और स्कूल बसें, अभी हम प्राइवेट स्कूलों की तो स्कूल बसें दिखते हैं, सरकारी स्कूल की स्कूल बसें नहीं देखते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो मैदानी इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ 2 से 3 स्कूल, और जो पहाड़ी हैं जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है वहाँ 5 स्कूल ऐसे बना दिए जाएँ और क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। अभी आपकी बात सही है कि जो वो हमारे अध्यापक हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अफसर हैं, उनके खुद ही बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते। उसमें टीचरों का भी, चलिए मैं नहीं मानता ज़्यादा रोल है, उसमें ज़्यादा रोल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। एक मैं छोटी सी आपको बात कहूँगा, हम बहुत ज़्यादा प्राइमरी स्कूल देखते हैं जहाँ बच्चे दरियों पे बैठते हैं। तो पहली जब मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं एक मानवीय चेहरा भी बताऊँगा, तो उन्होंने कहा कि वो भी कभी दरी में बैठे होंगे। तो उन्होंने बोला कि यार जब दरी में ठंड में बैठना पड़ता है तो बहुत ठंड लगती है। तो उन्होंने पहला किया कि कोई भी जो स्कूल का बच्चा है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, और आप देखेंगे अभी भी आप दूर दराज के इलाकों में जाते हैं तो बच्चे जो है नीचे दरी में बैठते हैं, क्लासों में बेंच ही नहीं है। तो पहली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें नथिंग डूइंग, सबसे पहले कोई भी बच्चा जो है जमीन पे बैठ के पढ़ाई नहीं करेगा। इवन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बरसात में कहीं पानी टपक रहा है और कहीं दीवारें जो है वो गिरने की कगार पर है, वॉशरूम की आप हालत जाके आप एक जर्नल चेक भी करेंगे तो बहुत वर्स्ट है। शालिका जी देखिए, इसको मैं बोलूँ कि रातों रात ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसकी तरफ सरकार ने पहल करी है, कदम उठाए हैं। मैंने आपको जैसे सुबह दरी और बेंच की बात करी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे कहा है कि बेंच पे तो 40,000 बेंच, 40 से 50,000 की रिक्वायरमेंट आई, कितने बेंच चाहिए होंगे, तो उनका ऑर्डर कर दिया गया है। तो धीरे धीरे इस इम्प्रूवमेंट पे, बट मैंने आपको बता दिया एक विजन है, अभी तो 3 महीने सरकार को आए हुए हैं, 3 महीने में सरकार कुछ जादू की छड़ी से कुछ बदल नहीं सकती, मगर हमारा विजन जो बजट से है वो मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया है। और दूसरी बात क्या है कि आने वाले समय में आप देखोगे कि जो गुणवत्ता है शिक्षा की, उस पर ध्यान दिया जाएगा। जी जी। मैंने कहा कि अंतिम सवाल है, पर जब बातचीत चलती है तो सवाल और भी मन में उमड़ आते हैं। पालमपुर की हालत इतनी खराब है, पार्किंग की समस्या सर यहाँ पर नहीं है, सौंदर्यीकरण की बातें हर वक्त होती हैं और हर कोई करता है, लेकिन आप गाड़ी लेके निकलेंगे तो आपको कूड़ा करकट मिल जाएगा जगह जगह पे। तो पालमपुर के लिए क्या कुछ खास, और विजन की आप हमेशा बात करते हैं, युवा चेहरे हैं, आपसे उम्मीदें जो हैं वो ट्रिपल है, डबल है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो पालमपुर के लिए क्या विजन है सर? देखिए पालमपुर में तो पहले कल ही जो हमारे यहाँ के निर्वाचित विधायक हैं और सीपीएस हैं हिमाचल सरकार में, आशीष बुटेल जी, उनकी मौजूदगी में कल ही एक एमओयू साइन हुआ है पालमपुर की सीवरेज के लिए। 140 करोड़ के लगभग वो एमओयू हुआ है एक फ्रेंच एजेंसी के साथ कि पालमपुर में सीवरेज की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक सीवर नहीं होगा तो आपका वेस्ट कहाँ जा रहा है उसका निपटान करने के लिए ये हुआ है, उसके बारे में वो ज़्यादा जानकारी देंगे। जो परव्यू मैं देख रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जब होली पे यहाँ आए थे तो उन्होंने घोषणा की कि पालमपुर को हम आईटी हब बनाने के लिए आगे जो है वो कदम उठा रहे हैं। तो इसके लिए सकारात्मक कदम उठाना शुरू कर दिए गए हैं, लैंड्स का चयन किया जा रहा है, और हम ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको ज़मीनें दिखाने वाले हैं कि आप आके पालमपुर में सेंटर स्थापित करिए। मैं आपको बता दूं, अभी पिछली सरकार में भी मैं आईटी सलाहकार था माननीय मुख्यमंत्री, स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का। जब भी हम बड़ी कंपनीज के पास जाते थे तो वो एक कंसर्न रेज करते थे कि चलिए हम हिमाचल में कुछ सेटअप तो कर दें, कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, हम लोग पहुंचेंगे कैसे। तो सबसे ज़्यादा उसमें होता है एयर कनेक्टिविटी। तो 2,000 करोड़ रुपए गग्गल के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए दे दी गए हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, ये इतनी बड़ी बात इसलिए है, 50,000 करोड़ के बजट में 2,000 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए दिया जाना। सरकार की मंशा साफ है कि अभी
जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको डेवलपमेंट के लिए हम पैसा दे रहे हैं। मैं लगभग बता दूं, अभी गग्गल से अगर आप दिल्ली जाएंगे, धर्मशाला एयरपोर्ट जो है, लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये औसत उसका किराया है, 7 से 8 9 हज़ार। और जब आप अगर अंतिम मूवमेंट में खरीदेंगे तो 20 23 हज़ार भी लोग देते हैं। श्रीनगर का किराया लगभग 4,200 है दिल्ली से श्रीनगर, क्योंकि वहाँ बड़ा जहाज़ उतर सकता है। जी जिस दिन बड़ा जहाज़ हिमाचल में धर्मशाला में उतर पाएगा तो ये लगभग 3,500 और 4,000 के नीचे ही इसका किराया आ जाएगा। तो इससे बड़ी फ़्लाइट्स यहाँ आ सकेंगी, मेडिकल सुविधाएं यहाँ लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी। और जैसे हम कह रहे हैं, जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, चाहे वो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, दोनों को बहुत बून मिलेगा। तो पहले तो हमारे जो पुराने कंसर्न्स थे, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, रात को डिस्कशन हुई, तो मैंने यही कहा कि सर, हमने पिछली सरकार में भी, जो 3 साल का मेरा कार्यकाल था, मैंने बहुत बड़े बड़े उद्योगों से बातचीत करी, बट हम एयरपोर्ट पे आके रुक जाते थे कि जी उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, रेल कनेक्टिविटी हमारे हाथ में नहीं है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। जी ये जब भारत सरकार में कभी हम सत्तासीन होंगे तो इससे ज़रूर उठाएंगे। और अभी भी आशा करते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ से हैं, JP नड्डा जी भाजपा अध्यक्ष हैं, तो हमारी स्टेट के हाथ में दो ही चीज़ें हैं कनेक्टिविटी के लिए, जी एक है एयरपोर्ट और एक है सड़क। उन दोनों पे युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। गग्गल एयरपोर्ट का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया है। मैं आपको बताऊं, पहली बार क्या हो रहा है कि हर बार क्या होता था कि जब मुआवजा मिलता था तो लैंड के ओनर को मुआवजा मिलता था। जी SIA होने के बाद जो कब्जाधारी है, किसी की ज़मीन किसी और की है, कब्जा किसी और का होगा, कोई अपनी रेडी फड़ी वहाँ लगा रहा होगा कितने सालों से, उसको भी इसमें मुआवजा रखने के प्रावधान किए गए हैं। और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद बजट का, पहले आता था बजट कहाँ से देंगे, जी बल्कि जो 15 वित्तीय आयोग था उसमें 400 करोड़ रुपए गग्गल के लिए और 1,000 करोड़ रुपए मंडी एयरपोर्ट के लिए 3 से 4 साल पहले भारत सरकार ने घोषित किए थे। उसका एक भी रुपया अभी सरकार को नहीं आया है। तो हम यही बार बार गुजारिश, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, जो अपने हमारे भाजपा के सहयोगी हैं, हम सहयोगी इसलिए कहेंगे कि अब इलेक्शन हो चुके हैं, जो कांग्रेस के हैं चाहे वो भाजपा के हैं, हम सबको मिलके बिल्कुल प्रदेश की उन्नति के लिए योगदान देना है। तो जी हमारे जो सहयोगी हैं, अब जो भाजपा की केंद्रीय सरकार में, हमारे चाहे वो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें रिक्वेस्ट किया है माननीय मुख्यमंत्री ने, जो आपने कमिटमेंट करी थी उसे कीजिए। और मंडी का एयरपोर्ट भी हम बनाने के लिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो चाहते हैं मंडी का भी, में भी जाहू में जो एयरपोर्ट था वो भी बने, मगर पहले कांगड़ा का एयरपोर्ट है तो इसको विस्तार करना ज़्यादा आसान जी है। जी जी और ये चलता हुआ एयरपोर्ट है, ट्रैफिक भी यहाँ आता है, और एयरलाइन से भी बात की गई। तो मैं ये क्यों इस सब से जोड़ रहा हूँ, आपने मुझसे पालमपुर का सवाल पूछा। जब ये एयरपोर्ट बनेगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री में आप देखेंगे, कांगड़ा में, पालमपुर में खासकर 4 चांद लगेंगे। जी और जब यहाँ टूरिस्ट आता है, हम बोलते हैं कि जब टूरिस्ट आता है, आप ये नहीं सोचिए कि टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट को सहूलियत मिल रही है, कितनी टैक्सियाँ यूज़ हो रही हैं, कितने लोग। अब पालमपुर में आज से 5 साल पहले जब अच्छे बड़े होटल नहीं होते थे तो कहाँ कैफ़ेज़ होते थे, जी आज आप देखेंगे छोटे छोटे कैफ़ेज़ खुल रहे हैं, युवा, यहाँ के लोकल युवा कैफ़ेज़ खोल रहे हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है, टैक्सी चालकों को रोज़गार मिल रहा है, जो टूर गाइड हैं इन्हें रोज़गार मिल रहा है। तो ये पूरी एक इकोसिस्टम है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, लोगों को आने की सहूलियत मिल जाएगी, पालमपुर ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। और आने वाले दिनों में जब हम लैंड का चयन कर लेंगे, हम आके इंडस्ट्री को लैंड दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि पालमपुर में जैसे CSIR है, IHBT है, एक बड़ी IT इंडस्ट्री बने। एक जैतरू में तो हमारा IT पार्क आ ही गया है, वो भी पिछली सरकार में हमने मेहनत करी, उसके बाद ठंडे बस्ते में पड़ गया था। जी तो हमारी उसमें बिल्कुल कोशिश है कि वो अगले साल तक तैयार हो जाए। अभी काम चल रहा है बिल्डिंग का उसकी। तो पालमपुर को इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जी गोकुल जी, जिस तरह से अपने विजन को और सुखू सरकार की उस सोच को आपने लोगों के सामने रखा है, तो आस और उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं, और उम्मीद करते हैं कि सुखू सरकार इन उम्मीदों पर खरी भी उतरेगी, क्योंकि ये बदलाव की सरकार है। लोग चाह रहे थे और लोगों ने उनको सत्ता में जो है वो लाकर रखा। अब हर उम्मीद आप लोगों पर निर्भर करती है। आप जुड़े हमारे साथ इस खास बातचीत में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शालिका जी, मैं भी अंत इसी बात से करूँगा कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह संघर्ष करके नीचे से ऊपर उठे हैं। और मुख्यमंत्री जी का इंटेंट बहुत क्लियर है कि अगर मुझे हिमाचल की जनता ने और भगवान ने इस कुर्सी पे पहुंचाया है, तो हिमाचल के लिए कुछ नया और कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर हिमाचल जो है वो प्रदेश का सबसे अमीर राज्य होगा। और अगर ऐसा हो जाए, हमारे पास सब कुछ है, हम एक छोटी यूरोपियन कंट्री की तरह जी, हैं, जी। हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं, नेचुरल ब्यूटी हिमाचल में बहुत है, पानी की कमी हमारे पास नहीं है। तो हमें बस अपने पोटेंशियल को जानना है
और आगे बढ़ना है। और मैं यही चाहूँगा कि अभी हम सरकार बन गई है, 5 साल के लिए इलेक्टेड है, कोई द्वेष की भावना से इस सरकार में काम नहीं कर रहा है, कोई अफसर जो है पिछले सरकार के बदले नहीं गए हैं, जो उनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं है सरकार ने सब कुछ ही गलत किया है, जो अच्छा किया है उसे हम कंटिन्यू रखेंगे, जो सही नहीं था उसे हम बदलेंगे। मगर हम सब मिलके ये जो है नई सोच, हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मिला है, तो हम सब मिलके योगदान दें। और अपने जो विपक्ष के साथी हैं सीएम, तो उन्हें भी कहते हैं अगर आपको कुछ मुझसे चर्चा करनी है आप मुझे बताइए, हमसे भी गलती हो रही है तो हम उसको सुधार करें, अगर हम में कहीं कमी है आप हमारे समक्ष लाइए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इसी आशा के साथ कि ये नया बजट है और अगले बजट तक जब हम बात करें तब ये जो काफ़ी चीज़ें हैं इस पे काम होता हुआ दिखे। हम एयरपोर्ट की बात करें, सड़कों की का 100% तो कंप्लीट नहीं होंगी, मगर ये आधे आधे जो हैं इस पे अगला स्टेप आपको दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से। और ये हमारी खास बातचीत आप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल जी के साथ देख रहे थे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी।